हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड के अक्टूबर माह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हमारी हर मंथ उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर वीडियो आती है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम अक्टूबर 2022 मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और हाँ, अगर आपने इससे पहले मंथ्स के करंट अफेयर्स की वीडियोस नहीं देखी हुई हैं दोस्तों, तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर नॉर्मली सभी मंथ्स की वीडियोस बनी हुई हैं। और अभी हाल ही में दोस्तों मैंने एक करंट अफेयर्स की वीडियो बनाई है, जनवरी टू जुलाई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो 100 क्वेश्चंस उसमें करंट अफेयर्स के हैं, वो वीडियो भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और एक और वीडियो है दोस्तों हमारी प्रेजेंट में कि उत्तराखंड में कौन क्या है, जो कि करंट अफेयर्स में जो वर्तमान आपकी नियुक्तियां हैं, वर्तमान में कौन किस पद पर कार्यरत है, सभी क्वेश्चंस उस वीडियो में कवर अप किए गए हैं। तो आप इतनी वीडियोस दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए जरूर देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर करें। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि 7 नवंबर से हमारा उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट का एक नया बैच शुरू हो रहा है दोस्तों, यूके एग्जाम्स के रिगार्डिंगली। ठीक है, तो आप में से जो भी अभ्यर्थी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी लास्ट टाइम है, तो आपने कितना पढ़ा हुआ है, अपनी प्रैक्टिस को जज करने का, अपनी तैयारी को जज करने का, और पेपर में आपकी जो स्वाभाविक सी सामान्य सी गलतियां हो जाती हैं प्रश्नों के गलत होने के कारण, या फिर प्रश्नों को अच्छी तरीके से ना कर पाने के कारण, या ऑप्शन कन्फ्यूजिंग, या फिर आपका जो तैयारी है उसका स्तर कैसा है, उन सभी चीज़ों के लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस सेट के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्रदेश की कितनी महिलाओं को नंदा देवी वीरता सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो प्रदेश की दोस्तों 10 महिलाओं को वीरता और साहस के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए नंदा देवी वीरता सम्मान से सम्मानित किया गया है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, अनित साहा के नेतृत्व में हाल ही में नैनीताल नैनीताल पर्वतारोहण क्लब द्वारा बलजूरी शिखर पर तिरंगा फहराया गया है। यह बलजूरी शिखर किस जनपद में स्थित है? तो यह बलजूरी शिखर दोस्तों हमारा बागेश्वर जनपद में स्थित है। और बागेश्वर जनपद की जो पिंडारी ग्लेशियर की दोस्तों रेंज है, उसमें पड़ता है बलजूरी शिखर, जिसमें हाल ही में नैनीताल पर्वतारोहण क्लब के द्वारा दोस्तों तिरंगा फहराया गया है। याद रखना। और पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है? बागेश्वर में पड़ता है। उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर पिंडारी ग्लेशियर को माना जाता है। ठीक है, यहीं से दोस्तों आपका पिंडर नदी का उद्गम भी होता है। और हाल ही में बलजूरी शिखर पर तिरंगा फहराया किसने? नैनीताल पर्वतारोहण क्लब के द्वारा। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन दोस्तों देहरादून में किया जाएगा, जो कि 5 नवंबर से 7 नवंबर के मध्य किया जाएगा। ठीक है, और यह इसरो तथा भारत सरकार के द्वारा आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन देहरादून में किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों चौथा कि राज्य में पहली बार बेसहारा यानी कि स्ट्रीट चिल्ड्रन पुनर्वास नीति कब से लागू की जाएगी? तो यह दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्ट्रीट चिल्ड्रन पुनर्वास नीति उत्तराखंड में कब से लागू की जाएगी, या उत्तराखंड में बेसहारा बच्चों के लिए पुनर्वास नीति कब से लागू की जाएगी दोस्तों, या फिर बेसहारा बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु जो बेसहारा पुनर्वास नीति या फिर स्ट्रीट चिल्ड्रन पुनर्वास नीति है, इसे कब से लागू किया जाएगा? तो 9 नवंबर सन 2022 से दोस्तों इस हमारा नीति को लागू किया जाएगा। याद रखना है, पहली बार बेसहारा पुनर्वास नीति या फिर स्ट्रीट चिल्ड्रन पुनर्वास नीति 9 नवंबर 2022 से लागू की जाएगी, जो कि बेसहारा बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का पहला ओटीटी यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? या ओवर द टॉप ऐप दोस्तों ये क्या है? एप्लीकेशन है जिसका नाम है क्या? अम्बे साइन। ठीक है, क्या है? अम्बे साइन या अम्बे सीने भी इसे कहते हैं, जिसे दोस्तों पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो प्रश्न दोस्तों बन सकता है आपसे एग्जाम में कि उत्तराखंड राज्य का पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है, या ओटीटी क्या है दोस्तों? तो ये एक एप्लीकेशन है। क्या है? एक एप्लीकेशन है दोस्तों ये। ठीक है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। ठीक है, जिसे पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। या दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि अम्बे साइन उत्तराखंड में क्या है, या अम्बे साइन का संबंध किससे है? तो ये क्या है? एक एप्लीकेशन है। ठीक है, ओवर द टॉप एप्लीकेशन है ये। ठीक है, जिसे पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के पहले किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो प्रदेश के पहले किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन दोस्तों उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर में किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत भौगोलिक सांकेतांक यानी कि जीआई दोस्तों, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडेक्स महोत्सव में उत्तराखंड राज्य को कौन सा स्थान
प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो उत्तर भारत भौगोलिक संकेतांक जीआई महोत्सव में दोस्तों उत्तराखंड राज्य को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस महोत्सव का आयोजन दोस्तों 16 से 21 अक्टूबर 2022 के मध्य में वाराणसी में किया गया था, जिसमें दोस्तों राज्य को इस महोत्सव में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और राज्य से प्रदर्शन में बेरीनाग की चाय, ऐपण को, च्योरा उत्पाद को, मुनस्यारी की राजमा को, ताम्र उत्पाद को, थुलमा को, रिंगाल क्राफ्ट को जीआई टैग इनको मिला हुआ है दोस्तों। और इन्हीं के कारण उत्तराखंड राज्य को इस उत्तर भारत भौगोलिक संकेतांक महोत्सव में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कि उत्तराखंड में लखपति दीदी परियोजना या योजना का संबंध किससे है। तो लखपति दीदी योजना का संबंध दोस्तों जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैं उनकी, या जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनकी आजीविका सुधार से संबंधित है। तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि लखपति दीदी योजना का संबंध किससे है। तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं से है, और जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उनकी आजीविका में सुधार करने से है, ठीक है। और इस योजना का शुभारंभ कब से किया जाएगा। 4 नवंबर 2022 से लखपति दीदी योजना का शुभारंभ किया जाएगा, ठीक है, जो कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई ग्रामीण महिलाओं की आजीविका सुधार से संबंधित रहने वाली है ये योजना, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में उत्तराखंड और नेपाल के मध्य में कौन सी एयरलाइंस सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है। तो बुद्धा एयरलाइंस सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है उत्तराखंड और नेपाल के मध्य में। कौन सी। बुद्धा एयरलाइंस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में उत्तराखंड के कितने निकायों को पुरस्कृत किया गया है। तो राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में दोस्तों उत्तराखंड के 6 निकायों को दोस्तों पुरस्कृत किया गया है। अब यहीं से दोस्तों अगला प्रश्न है कि स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 या फिर राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत सबसे स्वच्छ गंगा शहर किसे चुना गया है। ये दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के तहत सबसे स्वच्छ गंगा शहर चुना गया दोस्तों किसको। हरिद्वार को। हरिद्वार को सबसे स्वच्छ गंगा शहर चुना गया है, ठीक है। और हरिद्वार उत्तराखंड में पड़ता है इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और दूसरा वाराणसी को, ठीक है। और देश में सबसे स्वच्छ शहर किसको चुना गया। तो दोस्तों लगातार आपको बताइए इंदौर दोस्तों स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार हर साल 2017 से यह लगातार दोस्तों सबसे स्वच्छ शहर के रूप में हमारा उभरता हुआ आया है। और यह प्रश्न भी VVIMP है, क्योंकि बहुत बार पहले भी पूछा चुका है कि देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। इस बार भी दोस्तों इंदौर है। 2021 में भी इंदौर था, 20 में भी, 19 में भी, 18 में भी, 17 में भी। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। और सबसे स्वच्छ गंगा शहर चुना गया हरिद्वार को, ठीक है। देहरादून की रैंक जो है शहरों में दोस्तों 69 है, रुड़की की 134 है और काशीपुर की 304 है उत्तराखंड में, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राज्य की पहली ई चौपाल की शुरुआत कहाँ से की गई है। ई चौपाल यानी कि जैसे कि प्राचीन समय में चौपालों के द्वारा दोस्तों जन समस्याओं पर सुनवाई की जाती थी, उसी प्रकार से दोस्तों राज्य की पहली ई चौपाल जो योजना है इसकी शुरुआत दोस्तों रामनगर से की गई है। रामनगर जो कि नैनीताल जनपद में पड़ता है दोस्तों, वहाँ से राज्य की पहली ई चौपाल की शुरुआत की गई है, जो कि जन समस्याओं की सुनवाई हेतु शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, राज्य में सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ नेचुरल फाइबर की स्थापना कहाँ की गई है। तो राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ नेचुरल फाइबर की स्थापना दोस्तों अल्मोड़ा में की गई है, ठीक है। और हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियों से प्राकृतिक रेशा तैयार करने तथा इस पर शोध कार्य करने हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ नेचुरल फाइबर की स्थापना कहाँ, अल्मोड़ा में की गई है। ये भी अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये है कि हाल ही में प्रसिद्ध लेखक या कथाकार शेखर जोशी जी का निधन हो गया है। इनका संबंध किस जिले से है, ठीक है। तो इनका संबंध दोस्तों उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद से है। और शेखर जोशी दोस्तों एक प्रसिद्ध लेखक और एक कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं। तो शेखर जोशी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। इनका जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा के औलिया नामक गांव में हुआ था। और इनकी मृत्यु दोस्तों हाल ही में 4 अक्टूबर 2022 को हुई है। शेखर जोशी का संबंध दोस्तों आपको बताइए कथाकार हैं, लेखक हैं, ठीक है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों कोसी का गढ़वार, एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है। दाजू एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है। नौरंगी बीमार है, यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। एक पैर की याद, नेकलेस, किस्सागो, मेरा पहाड़ और गलता लोहा, ये इनकी क्या हैं, प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये सभी रचनाएं दोस्तों आपको याद करनी है। क्यों, क्योंकि अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है और आने वाले समय में आपका पटवारी लेखपाल का एग्जाम है, पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है। तो इससे प्रश्न बन सकता है कि कोसी का गढ़वार किसकी रचना है, शेखर जोशी जी की है। दाजू या नौरंगी बीमार किसकी रचना है, शेखर जोशी जी की है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड राज्य ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड राज्य ने दोस्तों दूसरा स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। इस रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन दोस्तों 17 सितंबर से 1 अक्टूबर के मध्य में किया गया था। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने
उत्तराखंड राज्य को रक्तदान अमृत महोत्सव में दूसरा पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है, याद रखना, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इंडियन हिमालयन खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इंडियन हिमालयन खेलों का आयोजन दोस्तों उत्तराखंड के चमोली जनपद के औली में किया जाएगा, जहाँ पर स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन भी प्रत्येक वर्ष किया जाता है। ठीक है, और 7 से 8 फरवरी 2023 के मध्य में इंडियन हिमालयन खेलों का आयोजन दोस्तों औली चमोली में किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में सविता कंसवाल जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? VVIMP दोस्तों यह क्वेश्चन है। तो सविता कंसवाल जी का संबंध दोस्तों प्रसिद्ध पर्वतारोहण से, ये पर्वतारोही थी और उत्तरकाशी जनपद से यह संबंधित थे। ठीक है, NIM यानी कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग के से इन्होंने दोस्तों अपना पर्वतारोहण का अभियान शुरू किया था। और हाल ही में दोस्तों आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर्स में काफ़ी चर्चाओं में आता, द्रौपदी का डांडा 2 पर्वत चोटी। ठीक है, तो ये द्रौपदी का डांडा 2 पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित दोस्तों, जहाँ पर एवेलॉन्च में दबकर सविता कंसवाल और इनके जो साथ में 26 लोगों का एक आरोहण दल जा रहा था द्रौपदी का डांडा पर्वत चोटी पर आरोहण हेतु। तो एवेलांच ब्रेकडाउन के कारण में दोस्तों, तो ग्लेशियर खिसकने के कारण इन सभी की वहाँ पर मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों हैं सविता कंसवाल जी। जैसे शिखर जोशी जी हमारे इंपॉर्टेंट थे, वैसे ही सविता कंसवाल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं। सविता कंसवाल जी का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध दोस्तों क्या था? पर्वतारोहण से इनका संबंध था। और द्रौपदी का डांडा पर्वत चोटी कहाँ? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। मैं एवेलांच में दबकर इनकी और इनके साथ में 26 लोगों की दोस्तों मृत्यु हो गई थी, अभी अक्टूबर महीने की ही बात है। और इनसे इतना महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये भी है कि इनके द्वारा माउंट एवरेस्ट कब फतेह किया गया था? 12 मई 2022 को। इसी वर्ष दोस्तों इनके द्वारा माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, सॉरी हमारे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट, वहाँ पर दोस्तों इनके द्वारा आरोहण किया गया था। और 28 मई 2022 को माउंट मकालू पर्वत इनके द्वारा फतेह किया गया था। तो माउंट मकालू पर्वत चोटी को 28 मई 2022 को फतेह किया था और माउंट एवरेस्ट को 12 मई 2022 को किया था, इसलिए यह प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 36वीं राष्ट्रीय खेल 2022 में या 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में उत्तराखंड राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड राज्य को दोस्तों 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। कुल 18 पदक थे, 1 गोल्ड, 8 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, और जो थे वो ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, बाकी 9। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में चर्चाओं में रहा जॉर्ज एवरेस्ट राज्य में स्थित है कहाँ पर? तो जॉर्ज एवरेस्ट हाउस एग्जाम में भी पहले पूछा जा चुका है, हमेशा चर्चाओं में रहता है, यह मसूरी में स्थित है जॉर्ज एवरेस्ट हाउस। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं, शायद वीडियो वाले एग्जाम पेपर में भी यह क्वेश्चन आया था या सचिवालय वाले में आया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में बाल लिंगानुपात कितना है? तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में बाल लिंगानुपात दोस्तों 984 है और नवजात शिशु मृत्यु दर कितनी है? 32.4 है। दोस्तों वैसे रिकॉर्ड चेंज होते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप याद रख लीजिएगा कि 2020-21 का जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है, क्योंकि UKPSC जो आपके आंकड़े वाले प्रश्न है यह पूछता है, इसलिए यहाँ पर बाल लिंगानुपात है 984 और नवजात शिशु की मृत्यु दर है 32.4। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त करने की घोषणा की जा रही है या समाप्त करने जा रही है राजस्व पुलिस व्यवस्था को। यह व्यवस्था राज्य में कब से लागू हुई है? तो 1874 से दोस्तों राजस्व पुलिस व्यवस्था को उत्तराखंड राज्य में लागू किया गया है और हेनरी रैमजे को इसके जन्मदाता के रूप में जाना जाता है, या आप ये कह सकते हैं जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले ट्रेल के द्वारा वैसे 1819 में पटवारी के पदों का सृजन किया गया था। ठीक है, इसलिए जनक ट्रेल को कहा जाता है, लेकिन जो जन्मदाता हैं जिन्होंने पूरी तरीके से उत्तराखंड में इसे लागू किया था वो थे हेनरी रैमजे कब? 1874 में। और राजस्व पुलिस व्यवस्था को लागू, मतलब जो अभी उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राज्य में कितने रोपवे की आधारशिला रखी गई थी? तो 21 अक्टूबर 2022 को दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको बताइए, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आए हुए थे। ठीक है, और इसी दौरान इन्होंने दोस्तों केदारनाथ धाम की यात्रा करी थी सबसे पहले, फिर बद्रीनाथ धाम की यात्रा करी थी, फिर इनका माला में कार्यक्रम भी था जो कि भारत के अंतिम गांव के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर दोस्तों इन्होंने 2 रोपवे की आधारशिला रखी है, एक रखी गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक जो कि 12.4 किलोमीटर का रोपवे है, और दूसरा रखी है दोस्तों गौरीकुंड से केदारनाथ रोपवे की, जो कि 9.7 किलोमीटर का रोपवे आपका रहने वाला है। ठीक है, और केदारनाथ का जो ये रोपवे है दोस्तों, इसको मेगा रोपवे का नाम भी दिया गया है। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि PM मोदी जी ने केदारनाथ में मेगा रोपवे की जो नींव रखी है, वह मेगा रोपवे का संबंध कहाँ से कहाँ तक है? तो गौरीकुंड से केदारनाथ तक है। ठीक है, ऐसे गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक भी इनके द्वारा रोपवे
की आधारशिला रखी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जौहर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में जौहर महोत्सव का आयोजन दोस्तों हल्द्वानी में किया जा रहा है, नैनीताल जनपद के, और भोटिया समाज के द्वारा इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको बताइए कि 4 धामों में 3 धाम दोस्तों आपका गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। तो इनके कपाट कब बंद होते हैं दोस्तों? भैया दूज के दिन बंद होते हैं, और इस बार 27 तारीख को इनके कपाट बंद हुए थे। ठीक है, तो केदारनाथ धाम का जो शीतकालीन आवास स्थल है दोस्तों वह कहाँ स्थित है? ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में केदारनाथ धाम का शीतकालीन आवास स्थल है, जबकि यमुनोत्री माता का शीतकालीन आवास स्थल कहाँ स्थित है दोस्तों? खरसाली गांव में दोस्तों यमुनोत्री माता का आपका शीतकालीन आवास स्थान स्थित है। ठीक है, और वहीं गंगोत्री माता का शीतकालीन आवास स्थल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो मुखवा ग्राम में दोस्तों, मुखवा ग्राम के मार्कंडेय मंदिर में हमारा गंगोत्री माता का शीतकालीन निवास स्थान स्थित है। तो ये सारे प्रश्न आपको याद रखने, बाकी बद्रीनाथ धाम के कपाट दोस्तों आपका 19 नवंबर को बंद होंगे। और बद्रीनाथ धाम का शीतकालीन आवास स्थल कहाँ स्थित है दोस्तों? वह है नरसिंह मंदिर जोशीमठ में। ठीक है, यह भी याद रखना आपको। बाकी रुद्रनाथ के कपाट भी बंद हो चुके हैं दोस्तों। रुद्रनाथ मंदिर का शीतकालीन आवास स्थल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो रुद्रनाथ का शीतकालीन आवास स्थल स्थित है दोस्तों कहाँ पे? जो आपका गोपीनाथ मंदिर या गोपेश्वर मंदिर है, चमोली जनपद के गोपेश्वर में। ठीक है, यह सभी प्रश्न आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रतिवर्ष बंदी छोड़ दिवस पर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो प्रतिवर्ष बंदी छोड़ दिवस पर मेले का आयोजन नानकमत्ता गुरुद्वारा साहिब उधमसिंह नगर में किया जाता है। तो और दोस्तों यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि नानकमत्ता गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो यह उधमसिंह नगर जनपद के नानकमत्ता में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे नानक सागर डैम भी स्थित है दोस्तों। यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा गया कि डैम कौन सी नदी पर स्थित है? तो आंसर यूके ट्रिपल ने सरयू दिया था, और सरयू ऑप्शन में नहीं होगा तो आप नंदौर भी सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राज्य के किस जिले में गोवर्धन पूजा के दिन बग्वाल या पाषाण युद्ध खेला जाता है? तो राज्य के अल्मोड़ा जनपद के ताकुला ब्लॉक में दोस्तों गोवर्धन पूजा के दिन बग्वाल या फिर पाषाण युद्ध खेला जाता है। ठीक है, वैसे पाषाण युद्ध के लिए आपको बताइए कौन सा मेला फेमस है? बग्वाल मेला फेमस है, जो कि कहाँ लगता है? देवीधुरा में लगता है, आषाढ़ी कार्तिक मेला भी जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चाओं में रहा रांसी ममड़ी खाम बुग्याल राज्य के किस जनपद में स्थित है? तो रांसी ममड़ी खाम बुग्याल राज्य के रुद्रप्रयाग जनपद में दोस्तों स्थित है। हाल ही में यह चर्चाओं में रहा था। अगला प्रश्न है, पौड़ी जिले में स्थित सैन्य छावनी लैंसडाउन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो दोस्तों हाल ही में यह चर्चाओं का विषय भी है कि लैंसडाउन का नाम फिर से जो उसका प्राचीन नाम था कालो का डांडा रखा जाएगा। ठीक है, तो लैंसडाउन का प्राचीन नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? कालो का डांडा रखा जाएगा। आपको पता है दोस्तों, जो हमारे गढ़वाल रेजिमेंट है, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? अभी वर्तमान में लैंसडाउन में स्थित है। ठीक है, और गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 5 मई 1887 को लेफ्टिनेंट कर्नल मेरविंग के नेतृत्व में अल्मोड़ा में दोस्तों गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना हुई थी। उसके बाद में इसका मुख्यालय दोस्तों अल्मोड़ा से लैंसडाउन या कालो का डांडा स्थानांतरित किया जाता है। कब? 4 नवंबर 1887 को लैंसडाउन, जिसे प्राचीन समय में कालो का डांडा कहा जाता है, तो कालो का डांडा पहाड़ी पर इसका जो मुख्यालय है वो स्थानांतरित किया जाता है गढ़वाल रेजिमेंट का। उसके बाद में दोस्तों 21 सितंबर 1890 को उस टाइम पे जो वाइसराय थे लैंसडाउन के नाम पर इस जगह का नाम दोस्तों परिवर्तित करके कालो का डांडा से लैंसडाउन किया गया था। और यह सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है। गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना 5 मई 1887, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय अल्मोड़ा से लैंसडाउन कब लाया गया या कालो का डांडा कब लाया गया? 4 नवंबर 1887 को। गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय वर्तमान में लैंसडाउन में स्थित है। गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध जय घोष क्या है दोस्तों? जय बद्री विशाल। ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि मुजफ्फरनगर कांड या रामपुर तिराहा कांड की हाल ही में 28वीं बरसी मनाई गई है। यह कांड कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1994 को दोस्तों मुजफ्फरनगर हत्याकांड या रामपुर तिराहा कांड हुआ था। इतने प्रश्न दोस्तों, आपको यह 29 प्रश्न हैं यूकेपीएससी के आगामी एग्जाम्स के लिए अक्टूबर माह के। ठीक है, तो आप दोस्तों अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है अपने आप में। हर प्रश्न बेसिक से कॉन्सेप्ट या जिस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी कॉन्सेप्ट से संबंधित है, इसलिए आप इन प्रश्नों को जरूर याद कर लें। इससे प्रीवियस मंथ्स के जो क्वेश्चन है अगर आपको याद नहीं है तो उनको भी आप वीडियो देख लें, और एटलीस्ट दोस्तों वीडियो देख लें, भले ही आप नोट ना करें ना, तो वीडियो देख के क्या होता है जब 4 ऑप्शन आएंगे तो वहाँ पर आप उन चीज़ों को क्लिक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अक्टूबर माह के कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में दोस्तों। 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है, और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। कब? 1 अक्टूबर को। ठीक है, वहीं 2 अक्टूबर को दोस्तों गांधी जयंती मनाई जाती है, और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। कब? 2 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को दोस्तों जर्मन एकता दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है दोस्तों। विश्व शिक्षक दिवस इंपोर्टेंट है। ठीक है, 6 अक्टूबर को जर्मन अमेरिकी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस यानी कि एयरफोर्स डे मनाया जाता है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है,
और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं हर मंथ की करंट अफेयर में आपको ये चीज़ें बताता हूँ। 13 अक्टूबर को दोस्तों आपका विश्व आपदा नियंत्रण दिवस और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 14 अक्टूबर को दोस्तों विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को गर्भावस्था एवं शिशु हानि स्मरण दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को ही दोस्तों ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है और विश्व सफ़ेद गन्ना दिवस भी 15 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व विद्यार्थी दिवस भी दोस्तों 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, विश्व खाद्य दिवस दोस्तों 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व रीढ़ दिवस भी मनाया जाता है, बौद्ध दिवस भी मनाया जाता है, विश्व संज्ञाहरण दिवस भी मनाया जाता है, जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 17 अक्टूबर दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि इस दिन गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है या अंतर्राष्ट्रीय गरीबी दिवस मनाया जाता है, या आप ये कह सकते हैं, ठीक है। 20 अक्टूबर भी बहुत महत्वपूर्ण है, विश्व सांख्यिकी दिवस दोस्तों 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। 23 अक्टूबर को तिल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 24 अक्टूबर को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है 24 अक्टूबर को ही विश्व विकास सूचना दिवस भी मनाया जाता है। 30 अक्टूबर को दोस्तों विश्व बचत दिवस मनाया जाता है और 31 अक्टूबर ये भी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय एकता दिवस या राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को दोस्तों मनाया जाता है। तो ये थे दोस्तों आपके अक्टूबर माह के करंट अफेयर। तो दोस्तों आप इन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आप हमारे उत्तराखंड के बैच से दोस्तों जुड़ना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट का हमारा एक नया बैच दोस्तों शुरू होने वाला है, आप उस बैच से दोस्तों जुड़ सकते हैं। उस बैच में आपको उत्तराखंड से संबंधित दोस्तों सारी टेस्ट सीरीजेस वगैरह वगैरह मिल जाती हैं। तो ये है बैच 7 नवंबर से बैच शुरू हो जाएगा आपका बैच 8 यूकेपीएससी समूह को आधारित 30 प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपके इसमें आयोजित किए जाने हैं, आप देख सकते हैं। 7 नवंबर से बैच शुरू होगा और 6 दिसंबर तक चलेगा और इसका जो मुख्य फोकस है दोस्तों वो है आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पेपर, पटवारी लेखपाल का एग्जाम पेपर, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम पेपर, एसआई एग्जाम पेपर, कनिष्ठ सहायक और बंदी रक्षक, ठीक है। यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एस सी आधारित प्रश्नों का संग्रह इसमें रहेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप इन नंबरों पर कॉल करके पता कर सकते हैं। जुड़ना कैसे है आपको टेस्ट सीरीज से, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड करके आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन पर दोस्तों मिल जाएगी, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।